Health education is the art of persuading people with the help of the educational process to adopt such practices as are good for their health and give up those that are harmful. It attempts to transform knowledge about disease prevention and health promotion into conduct routinely practiced by the common people. Communication, information, and education are the tool used to bring about such transformation. कुछ वर्ड्स मीनिंग है, आप उन्हें देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। हेल्थ एजुकेशन एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसा कला है जो एजुकेशनल प्रोसेस की मदद से लोगों को राज़ी करता है। सच प्रैक्टिसेस उन प्रैक्टिस या आचरण को अपनाने के लिए जो हेल्थ के लिए अच्छी हो और उन आचरण को छोड़ने के लिए जो उनके लिए हार्मफुल हो। It attempts transform knowledge about disease prevention and health promotion into conduct routinely practiced by the common people. तो हेल्थ एजुकेशन का जो अटेम्प्ट से प्रयास है वो जो कॉमन लोग हैं उनके नॉलेज में को बदलता है ताकि वो डिजीज़ से जुड़ी हुई रोकथाम को जान सकें और हेल्थ को प्रमोट कर सकें, जैसे वो एक्सरसाइज करना, ताज़े फल खाना और समय समय पर जांच करवाना। तो हेल्थ एजुकेशन का यही काम होता है, कॉमन पीपल में बदलाव लाना, उनके नॉलेज में चेंजेस लाना ताकि वो डिजीज़ से जो प्रिवेंट करने वाली चीज़ें उनको जान सकें और हेल्थ को प्रमोट कर सकें। एक्सरसाइज, ताज़े फल सब्जियां, इन सब चीज़ों को यूज करें। कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन आर द टूल यूज टू ब्रिंग अबाउट सच ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जो हमने ऊपर देखा कि डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए या डेली रूटीन में हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ये आम लोगों में या लोगों में किस तरह से बदला जा सकता है, कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो सच ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे बदलाव कम्युनिकेशन के द्वारा, इन्फॉर्मेशन के द्वारा और एजुकेशन के द्वारा ही लाया जा सकता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ से हमारा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे कि टीवी देख लिए, हमें कोई जानकारी मिल गई हेल्थ से जुड़ी हुई, या फ़ोन पर या पम्पलेट या रेडियो या न्यूज़ पेपर के थ्रू। यही होता है जो हमारे प्रमोट कर सकता है, हेल्थ को प्रमोट कर सकता है और डिजीज़ से बचा सकता है। द थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन आर द फॉलोइंग: टू एंश्योर पीपल अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल्स एंड परसिस्ट विद देम, टू हेल्प देम यूटिलाइज द अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज wisely, to assist them take decision individually and collectively for achieving positive health. Significance: health education is the sole means of prevention in the case of disease like accident, AIDS, dental caries, and periodontal disease. In the case of disease for which prevention measures, the immunization, protective clothing, etc. are available. Health एजुकेशनल प्ले द रोल ऑफ कैटालिस्ट। कुछ वर्ड्स मीनिंग है इस पैरा में भी, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। द थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन आर द फॉलोइंग। फोल्ड मीन्स क्या होता है यहाँ पर? पार्ट होगा, ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य। यानी हेल्थ एजुकेशन के तीन मेन उद्देश्य हैं: टू एंश्योर पीपल अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल्स एंड परसिस्ट मीन्स कंटिन्यू रखना, जारी रखना विद देम। तो लोगों को यह सुनिश्चित कर सकें, इंश्योर कर सकें, इंश्योर मीन्स फिक्स कर सकें कि हमें क्या करना है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल्स को जीना है और जो हम उसमें एक्सरसाइज या डेली रूटीन में जो चेंजेस ला रहे हैं हेल्दी लाइफ जीने के लिए, उसको हम कंटिन्यू रखें। यानी अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल्स को कंटिन्यू रखना होगा। टू हेल्प देम यूटिलाइज द अवेलेबल हेल्थ सर्विस। यूटिलाइज मीन्स लाभ उठाना, उपयोग करना, और वाइजली मीन्स यहाँ पर समझदारी से। यानी जो उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जैसे आसपास गवर्नमेंट हॉस्पिटल, NGO, CSC, PSC को क्या करना है, उसका मतलब आम लोगों को लाभ उठाना है, लेकिन समझदारी से। Assist them take decision individually and collectively for achieving positive health.
यानी पॉजिटिव हेल्थ को अगर आपको अचीव करना है, पाना है, तो क्या करना होगा, उसे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से निर्णय लेने में हेल्थ एजुकेशन मदद करेगा। जैसे कि आप गांव से हैं और लोग सुबह टहलने जा रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, तो पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर पाएंगे तो कैसे, जब सुबह आप टहलने जाएंगे। इसको कैसे बढ़ावा मिलेगा, जब हेल्थ एजुकेशन से लोगों को समझाया जाएगा और इसको पॉजिटिव हेल्थ को क्या करेंगे, लोग फॉलो करने लगेंगे अपने रूटीन में, डेली लाइफ में। सिग्निफिकेंस, हेल्थ एजुकेशन इज द sole means of prevention in the case of disease like accident, AIDS, dental caries and periodontal significance मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, इम्पोर्टेंस, महत्व, और सोल मीन्स अकेले। यानी हेल्थ एजुकेशन बीमारियों के रोकथाम का एक अकेला साधन है। जैसे हेल्थ एजुकेशन बीमारियों से बचाने का एक मात्र उपाय कह सकते हैं। इन द केस ऑफ डिजीज़, किस केसेस में हेल्थ एजुकेशन मदद करेगा, जैसे कि एक्सीडेंट, एड्स, डेंटल कैरीज क्या होता है, दांतों का सड़ना, एंड पीरियोडेंटल डिजीज़ मतलब मसूड़ों में सूजन या मसूड़ों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन द केस ऑफ डिजीज़ फॉर विच प्रिवेंशन मेजर, मतलब किसी केस कोई आपको डिजीज़ हो गई है मान लीजिए, और उसमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, मतलब जो रोकथाम के लिए जो उपाय, कौन सा उसमें मेन उपाय है आपको, वो कौन बताएगा, हेल्थ एजुकेशन। जैसे कि आप जैसे बच्चों के जन्म के समय क्या लगवाते हैं, डीपीटी, ये क्या होता है, काली खांसी से बचाने का उपाय। तो यानी आपको हेल्थ एजुकेशन से ही पता चल पाएगा कि डीपीटी क्या होता है, काली खांसी से बचाने के लिए बच्चों में एक इम्यूनाइजेशन, एक टीकाकरण है, एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, और आपको कौन से कपड़े यूज करने चाहिए, किस टाइम क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हेल्थ एजुकेशन के द्वारा ही हमें पता चलें। हेल्थ एजुकेशन प्ले द रोल ऑफ कैटालिस्ट। तो क्या होता है, जो हमारी हेल्थ एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जानकारी हैं, वो हेल्थ एजुकेशन क्या काम करता है, एक कैटालिस्ट का काम करता है, एक समझ लीजिए टूल की तरह है, एक हमारा हथियार है जिसके थ्रू हम कोई भी बीमारी से जुड़ी हुई चीज़ों को जान सकते हैं। It derives the person to accept them and promotes their acceptance by the people. The availability of health services free of cost may or may not lead to their acceptance, but if such services are combined with health education, the chance of people accepting them are greatly enhanced. Where a person has to take drug or use contraceptive for prolonged periods, health education ensure he or she persist with the drug or contraceptive for the prescribed duration. In a community project for the control of quar infestation in a rural area, each and every house was provided with a sanitary latrine. आपको फिर आगे वर्ड्स मीनिंग दे दिए गए हैं, आप उनको देख लीजिए एक बार। It drives the person to accept them and promotes their acceptance by the people. सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, एक्सेप्ट क्या होता है, जो हम चाहते हैं, और एक्सेप्टेंस क्या होता है, यानी हमारी जो स्वीकृति होती है, हमारी चाहत क्या, हम किस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी हमारी सोच यहाँ पर। तो इट डिराइव्स द पर्सन टू एक्सेप्ट, इट डिराइव्स का मीन्स हेल्थ एजुकेशन क्या करता है, ग्रो करता है पर्सन में टू एक्सेप्ट देम, कि हेल्थ को क्या कर सके, वो एक्सेप्ट कर सकें, एंड प्रमोट्स देयर एक्सेप्टेंस, और उस हेल्थ से वो क्या चाहते हैं, उनकी सोच क्या, उस चीज़ को भी लोगों द्वारा क्या कर सके, एक्सेप्ट किया जा सकता है, उस चीज़ को हेल्थ एजुकेशन प्रमोट करते हैं। यानी क्या चाहता और क्या उसका विचार कह रहा है, उन दोनों को क्या कर सके, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू प्रमोट किया जा सके। द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट में और नॉट लीड टू देयर एक्सेप्टेंस। तो अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो हेल्थ सर्विसेज है, जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो फ्री में दी जा रही हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू, एनजीओ के थ्रू, मे और मे नॉट, हो भी सकता और नहीं भी, लीड टू देयर एक्सेप्टेंस, यानी उनकी जो सोच है उसको क्या कर सकता है, और उसमें वो बढ़ावा दे भी सकता है और नहीं। यानी
ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में कोई चीज़ें मिल रही हैं तो आप उसको एक्सेप्ट ही करेंगे, आप उसको सोचेंगे कि हमें मिल जाए। क्यों? क्योंकि अभी आपके अंदर क्या है उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, क्या स्वीकृति है, क्या विचार है, ये भी डिपेंड करता है। तो दिया है द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट में और मे नॉट लीड टू देयर एक्सेप्टेंस, यानी जो हेल्थ सर्विसेज हैं फ्री में मिल रही हैं वो ये ज़रूरी नहीं है कि लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें, बट इफ़ सच सर्विसेज आर कम्बाइंड। लेकिन जो ये फ्री कॉस्ट की सर्विसेज हैं उनको क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया जाए विथ हेल्थ एजुकेशन। अगर हेल्थ एजुकेशन के साथ जोड़ दिया जाए तो इन द चांस ऑफ पीपल एक्सेप्टिंग देम आर ग्रेटली इंचेंस्ड मीन्स क्या होता है, बढ़ावा मिल सकेगा। अगर हेल्थ एजुकेशन और फ्री कॉस्ट दोनों को कंबाइन करके दिया जाए तो हेल्थ को प्रमोट करने में आसानी होगी। जैसे कि आगे दिया गया है, अ पर्सन हैज़ टू टेक ड्रग आर यूज कंट्रासेप्टिव्स फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। जैसे कि कोई आदमी कोई ड्रग्स या कंट्रासेप्टिव्स है उसको बहुत लंबे समय तक यूज कर रहा है, तो आप हेल्थ एजुकेशन इंश्योर ही और सी परसिस्ट विथ अ ड्रग और कंट्रासेप्टिव फॉर द प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन। तो हेल्थ एजुकेशन के अब मान लीजिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज में मिल गया है, कोई आपको कोई कंट्रासेप्टिव, जैसे कि मान लीजिए हमें अनवांटेड 21, लेकिन इसको कितने दिनों तक यूज करना है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम गए वहाँ से कंट्रासेप्टिव उठा लाए और कंटिन्यू खाते जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी उसके साथ साथ हेल्थ एजुकेशन, उससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको होनी चाहिए, तभी जो फ्री कॉस्ट सर्विसेज हैं हेल्थ से जुड़ी हुई उसमें बढ़ावा मिल सकेगा। यानी दोनों कंबाइंड होना चाहिए, फ्री कॉस्ट ऑफ सर्विस जैसे PSC पे जो मेडिसिन मिल रही है और साथ साथ में हेल्थ एजुकेशन भी ज़रूरी है। कंट्रासेप्टिव्स हैं उसको कितने समय तक यानी कितने दिनों तक खाएं जिससे उनके हेल्थ में फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ एजुकेशन से जोड़कर ही बताई जा सकती हैं, यानी प्रेस्क्राइब करना, सलाह देना। नेक्स्ट दिया है इन अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट। कम्युनिटी प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट में उपाय कह सकते हैं, परियोजना, मतलब लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया फॉर द कंट्रोल ऑफ हुकवर्म। हुकवर्म क्या है? आप वर्ड मीनिंग में देख चुके होंगे कि हुकवर्म हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक परजीवी होता है जो ब्लड को शक करता है। इन्फेस्टेशन इन अ रूरल एरिया, ईच एंड एवरी हाउस वाज प्रोवाइडेड विथ अ सैनिटरी लैट्रिन। क्योंकि जो हुकवर्म होता है वो मिट्टी के ही थ्रू हमारी बॉडी में पहुंचता है। तो एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट चलाया गया जिसमें क्या बताया गया कि तो उस कम्युनिटी प्रोजेक्ट के थ्रू क्या किया गया, हुकवर्म के संक्रमण को रोकने के लिए रूरल एरिया में, यानी रूरल एरिया मीन्स गांव में प्रत्येक लोगों के घर में शौचालय का निर्माण करवाया गया। फिर क्या होता है हम अगले पैरा में देखते हैं। When a survey was done a year later, it was found that there was no decrease at all in magnitude of the disease. The reason for this was that no one had made use of the latrine. The villagers persisted with attending to the call of nature in the open fields. They did not make use of the latrine because were never told about the need and importance of doing so. देख लें। was done a year later, और जब वो सर्वे का 1 साल पूरा हो गया, it was found that there was no decrease means कमी, all in the magnitude means संख्या में of the disease, यानी डिजीज़ की जो संख्या थी, लोगों में जो संक्रमण था वो 1 साल बाद भी कम नहीं हुआ, डिक्रीज नहीं हुआ। द रीजन फॉर दिस वाज दैट नो वन हैड मेड यूज ऑफ द लैट्रिन। इसका रीज़न ये रहा कि लोगों के द्वारा क्या नहीं, लैट्रिन को यूज नहीं किया गया। द विलेजर्स persisted with attending to the call of nature in the open field। तो to the call of nature मीन्स क्या होता है यहाँ पर, पोटी से है। तो जो विलेजर्स थे उन्होंने परसिस्ट जारी रखा, कंटिन्यू रखा, अटेंडिंग टू द कॉल ऑफ नेचर, मतलब वो जो शौच करना था वो क्या जारी रखते हैं, इन द ओपन फील्ड में, यानी खुली जगहों पर ही वो फिर भी जाना जारी रखे लैट्रिन बनने के बावजूद। दे डिड नॉट मेक यूज़ द लैट्रिन बिकॉज दे वर
नेवर टोल्ड अबाउट द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डूइंग सो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हुक्वाम था उससे जुड़ी हुई चीज़ों को उनको बताया ही नहीं गया कि ये मिट्टी के थ्रू होता है। जब ये नहीं बताया गया तो लोगों ने लैट्रिन को यूज नहीं किया। तो दे डिड नॉट मेक यूज़ द लैट्रिन बिकॉज दे वर नेवर अबाउट नीड एंड इम्पॉर्टेंस, यानी इसके इम्पोर्टेंस को और ऐसा क्यों करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को नहीं बताया गया था। टाइप ऑफ हेल्थ एजुकेशन देखते हैं। हेल्थ एजुकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल variety is the education of the children by their parents in such matters as washing of hands, urinating or defecating only in the toilet, eating at regular hours, covering mouth while coughing, etc. These health and other habits become ingrained into the child's mind and persist lifelong. Formal education. Formal health education is carried about under three different situations. Education of patients by their physician as part of management. For example, education about salt restriction given by the doctor to a patient suffering from high blood pressure. This kind of education is known as bedside education. Education of high risk individuals. The so-called high-risk strategy examples are the education of the smokers to give up the habit, of the obese to reduce their weight, and of the prostitutes to insist that their customers use Nirod. Education of the community at large, for example, education of the mothers about nutrition in pregnancy, education of school about the dangers of smoking, alcoholism and drugs, and the education of the community about the small family norm. तो दो तरह के होते हैं हेल्थ एजुकेशन, एक इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है, अनऑफिशियल, जैसे जो चीज़ें हम घर पर सीखते हैं। और फॉर्मल क्या होता है, जो ऑफिशियल होता है, जो हमें डॉक्टर्स के थ्रू पता चलता है या किसी हेल्थ एजुकेटर के थ्रू पता चलता है। इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल वैरायटी मतलब क्या होता है, जो अनऑफिशियल होते हैं वो कई तरह की होती हैं बातें। इज़ द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चों को घर पर दी जाती हैं बाय देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के थ्रू। इन सच मैटर्स, उन चीज़ों पर, एज वॉशिंग ऑफ हैंड, हाथ धोना, यूरिनेटिंग और डिफिकेटिंग मतलब टॉयलेट का क्या करना कहाँ पर, ओनली इन द टॉयलेट, यानी जब हम यूरिनेट करते हैं, पेशाब करते हैं तो केवल हमें टॉयलेट का यूज़ करना है। ईटिंग एट रेगुलर आवर्स, यानी समय समय पर खाना। रेगुलर आवर्स का यहाँ मीन्स है कि जैसे हमें ब्रेकफास्ट लेना है, लंच लेना है, फिर डिनर लेना है और बीच बीच में हमारे लिए जूस या जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो, यानी ईटिंग एट रेगुलर आवर्स, एक समय समय पर चीज़ों को लेना। कवरिंग माउथ वाइल कफिंग, और जब हमें क्या है, खांसी आए तो हमें मुँह को क्या कर लेना होगा, ढक लेना होगा। These health habits become ingrained into the child's mind and persist lifelong. Ingrained क्या मीन्स होता है, फिक्स हो जाना। तो क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें उनके पेरेंट्स द्वारा बताई जाती हैं तो उनकी एक आदत बन जाती है और इनग्रेंड हो जाती है, फिक्स हो जाती है चाइल्ड्स के, बच्चों के माइंड्स में। एंड परसिस्ट लाइफ लॉन्ग, और पूरे लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग मीन्स पूरी लाइफ, यानी पूरे समय तक वो उनके दिमाग में रहता है और वही चीज़ें यूज करते हैं जैसा उनके घर पे बताया गया था। एजुकेशन का तो फॉर्मल हेल्थ एजुकेशन इज़ कैरिड अंडर 3 डिफरेंट सिचुएशन। ये तीन सिचुएशंस आएंगी, क्योंकि जो अब कौन कौन सी सिचुएशन होगा हम आगे देखते हैं। एजुकेशन ऑफ पेशेंट्स बाय देयर फिजिशियन एज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। हेल्थ एजुकेशन, जो हेल्थ से जुड़ी हुई बातें हैं वो किसी को उनके डॉक्टरों द्वारा क्या किया जाए, बताया जाता है, तो वो होता है पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, और उस हिसाब से वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, हेल्थ को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई फिजिशियंस है और एजुकेशन अबाउट साल्ट रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन मीन्स मनाही, अब वो क्या सलाह दे रहा है कि आपको साल्ट नहीं लेना है, गिवन बाय द डॉक्टर।
अब डॉक्टर ने आपको मना कर दिया, क्यों मना किया? टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो पेशेंट है वो क्या, उसे बीपी का पेशेंट है। दिस काइंड ऑफ एजुकेशन इज़ नोन एज बेड साइड एजुकेशन। बेड साइड एजुकेशन का मीन्स क्या होता है? जब कोई डॉक्टर पेशेंट को स्पेशली सलाह देता कि ये आपको ही रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, और उनके घर परिवार को तो बताता ही है, लेकिन ये स्पेशली बताता है पेशेंट को कि आपको ऐसे ऐसे करना है। जैसे कि अब नमक नहीं लेना, किसे नहीं लेना, पर्टिकुलर उस पेशेंट को ध्यान रखना होगा, उसे कहते हैं बेड साइड एजुकेशन। एजुकेशन ऑफ हाई रिस्क इंडिविजुअल, द सो कॉल्ड हाई रिस्क स्ट्रेटजी। अब क्या, जिस बीमारी में रिस्क ज़्यादा होता है वो क्या किया जाता है, वो कैसे एजुकेट किया जाता है, क्या कैसे बताई जाती है? इंडिविजुअल यानी पर्सनल, उसी को ही बताया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, हाई रिस्क स्ट्रेटजी होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आर द एजुकेशन ऑफ द स्मोकर्स टू गिव अप द हैबिट, क्या होगा यहाँ पर, छोड़ देना। अब ये जो एजुकेशन है, ये जो बातें हैं वो किसको बताई जाए? स्पेशली स्मोकर्स को बताई जाए, क्योंकि ये हाई रिस्क है कि आप इस आदत को छोड़ दीजिए। या फिर ऑफ द ओवेज टू रिड्यूस देयर वेट, और जो आपका मोटापा रिड्यूस मीन्स कम करिए, वेट को कम कीजिए, ओवेज मीन्स मोटापा। एंड ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स टू इंसिस्ट दैट देयर कस्टमर्स यूज, जोर देना, दबाव बनाना। और प्रोस्टिट्यूट एक्टिविटीज़, यानी आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो पेशेंट्स हैं, उनको आप इंसिस्ट करिए, ये दबाव बनाइए कि सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा आप कंडोम्स का यूज करें। तो ये सब होता है हाई रिस्क इंडिविजुअल। ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज, एजुकेशन ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज मतलब कि ऐसी एजुकेशन, ऐसी बातें हेल्थ से जुड़ी हुई जो क्या की जाती है, सभी के लिए जानना ज़रूरी होता है। एजुकेशन ऑफ द मदर्स अबाउट न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी, यानी जो माताएँ, जो महिलाएं हैं और वो प्रेग्नेंट है, तो उनको क्या अच्छी न्यूट्रिशंस वाली चीज़ें खानी चाहिए। ये एजुकेशन होता है हमारा कम्युनिटी एट लार्ज। एजुकेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अबाउट द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग, और जो हमारा कम्युनिटी एट लार्ज पे एजुकेशन होता है वो क्या होता है, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको ये बताना कि स्मोकिंग क्या है, बहुत उनके लिए खतरनाक है। अल्कोहलिज्म एंड ड्रग्स, शराब और नशीली दवाओं का सेवन करना। एंड द एजुकेशन ऑफ द कम्युनिटी अबाउट द स्मॉल फैमिली नॉर्म, एंड एजुकेशन ऑफ कम्युनिटी को ये एजुकेशन देना, ये बताना कि जो स्मॉल फैमिली होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत स्टैंडर्ड होती है। Pharmacy is the health profession that links the health science with the chemical science, and it is charged with ensuring the safe and effective use of medication. The scope of pharmacy practice includes more traditional roles such as compounding and dispensing medications, and it also includes more modern services related to patient care, including clinical services, reviewing medication for safety and efficacy, and providing drug information. Pharmacists therefore are the expert on drug therapy and are the primary health professionals who optimize medication use to provide patients with positive health outcomes. The term is also applied to an establishment used for such purpose. में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स और मीनिंग है, उसको आप ज़रूर देखें, ध्यान दें। Pharmacy is the health profession that links the health science with the chemical science. हेल्थ साइंस क्या होता है, जो सिक पर्सन को क्योर करते हैं, जो उनको देखभाल करते हैं। एंड विथ केमिकल साइंस, केमिकल साइंस क्या होता है, किस मेडिसिन में कौन सा कंपोजिशन क्या मिला और किस डिजीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो होता है, एक ब्रांच होता है केमिकल साइंस। आप वर्ड मीनिंग में देखे होंगे। तो फार्मेसी क्या होता है, हेल्थ प्रोफेशन दैट लिंक्स द हेल्थ साइंस विद द केमिकल साइंस। फार्मेसी एक ऐसा हेल्थ प्रोफेशन है, एक ऐसा पेशा है जो हेल्थ साइंस को केमिकल साइंस से जोड़ता है। एंड इट इज़ चार्ज विथ इंश्योरिंग द सेफ एंड इफ़ेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन। फार्मेसी का कार्य सही और सुरक्षित इलाज या दवा करने की एक जिम्मेदारी भी होती है।
स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस इंक्लूड मोर ट्रेडिशनल आप मीनिंग देखे होंगे, परंपरागत या जो रूल रेगुलेशन पर होते हैं। कंपाउंडिंग मीन्स क्या होता है, मेडिसिन की सही जानकारी या मिश्रण, और यहाँ पर फिर दिया डिस्पेंसिंग मतलब उनको सही तरीके से बांटना, मेडिकेट करना यानी सही तरीके से देना। एंड मोर मॉडर्न सर्विसेज, पेशेंट का केयर करना, क्लिनिकल सर्विस, ये सारी चीज़। जो फार्मेसी की प्रैक्टिस करते हैं, दवा देते हैं, उनका जो रोल है वह बहुत से नियमों को फॉलो करता है, यानी ट्रेडिशनल होना चाहिए, चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए, जैसे कंपाउंडिंग सही दवा का मिश्रण, डिस्पेंसिंग मेडिसिन सही दवा को बांटना, एंड जो सेफ़ और इफ़ेक्टिव हो, यानी कौन सी दवा बांटना जो सेफ़ भी हो और इफ़ेक्टिव भी हो, एप्लीकेशन फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी एंड प्रोवाइडिंग ड्रग इंफॉर्मेशन, और जो क्या करवा सके आपको ड्रग की जो इन्फॉर्मेशन है, सही जानकारी वो आपको दे सके। देयरफॉर आर द एक्सपर्ट ऑन ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी क्या होता है, ड्रग थेरेपी मीन्स होता है जो दवा से उपचार करता हो। हु ऑप्टिमाइज, जो प्रोवाइड करवाता हो, मेडिकेशन मतलब दवाई देता है, यूज टू प्रोवाइड पेशेंट विथ पॉजिटिव हेल्थ आउटकम, जिससे रोगी क्या हो सके, पेशेंट ठीक हो सके और एक अच्छी हेल्थ को पा सके। फार्मासिस्ट देयरफॉर, इसलिए फार्मासिस्ट को क्या कहते हैं, ड्रग्स दवाओं के एक्सपर्ट कहे जाते हैं, और जो मेन हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो फार्मासिस्ट ही होते हैं, जो ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इफेक्टिव मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो पॉजिटिव हेल्थ यानी सही स्वास्थ्य उनको मिल सके। द फील्ड ऑफ फार्मेसी कैन जनरली बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन primary disciplines: pharmaceutics, medicinal chemistry, and pharmacognosy, pharmacy practice. The boundaries between these disciplines and with other science such as biochemistry are not always clear cut and often collaborative terms for various disciplines research together. Pharmacology is sometimes considered a fourth discipline of pharmacy. Although pharmacology is essential to the study of pharmacy, it is not specific to pharmacy. Therefore, it is usually considered to be a field of the border science. Community pharmacy usually consists of a retail storefront with a dispensary where medications are stored and dispensed. The dispensary is subject to pharmacy legislation with requirements for storage conditions, compulsory tax, equipment, etc. specified in legislation, where it was once the case that pharmacists stayed within the dispensary compounding dispensing medications. There has been an increasing trend toward the use of trained pharmacy technicians, while the pharmacist spend more time communicating with patient. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप उन्हें नोट डाउन कर लें और देख लें। In the field of pharmacy can generally be divided into 3 प्राइमरी डिसिप्लिन्स मीन्स पार्ट समझ लेते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा फार्मेसी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फार्मास्यूटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी, फार्मेसी प्रैक्टिस। तो आप वर्ड्स मीनिंग में देख चुके होंगे। वर्ड मीनिंग्स में फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, एक ऐसा ब्रांच जो दवा के फार्मूलेशन, डोज और पैकेजिंग करता है। और मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है, जो मतलब हमारे कंपाउंड होते हैं जो यौगिक होते हैं यानी मेडिसिन बनाने वाले, उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे में डिजीज़ के लिए ज़रूरी है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको एक्टिव फॉर्म में लाते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया। फिर फार्माकोग्नोसी, जो मेडिसिनल प्लांट्स के नॉलेज को जानते हों, यानी जिससे दवा बनती है उस कंपाउंड्स के बारे में जानते हों। और फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है, ए प्रोफेशनल फार्मासिस्ट। द बाउंड्रीज बिटवीन दीज डिसिप्लिन्स एंड विथ अदर साइंस सच एज बायोकेमिस्ट्री। ऊपर जो 3 देखें वो तो हमारे मेन हैं,
लेकिन द बाउंड्रीज बिटवीन दी डिसिप्लिन यानी इन तीनों के जो बाउंड्री होती है उस पर भी कोई वर्क करता है विथ अदर साइंस, दूसरी साइंस के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं सच एज बायो केमिस्ट्री। तीनों के अलावा भी एक होता है हमारा बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री क्या होता है? ब्रांच ऑफ केमिकल लेबोरेटरी रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो हमारे पेशेंट होते हैं, लोग होते हैं, उनमें और इन मेडिसिन का क्या कनेक्शन होता है। एक ये भी क्या होता है हमारा, समझ लीजिए डिसिप्लिन ही होता है, एक पार्ट ही होता है। यानी इन तीन पार्ट के साथ साथ हमें बायोकेमिस्ट्री को भी साथ में लाना पड़ेगा। यानी द बाउंड्री बिटवीन दीज डिसिप्लिन एंड विथ अदर साइंस सच एज बायोकेमिस्ट्री आर नॉट ऑलवेज क्लियर कट। ये हमेशा क्या क्लियर कट एंड ऑफन कोलैबोरेटिव ट्रांसफॉर्म वेरियस डिसिप्लिन्स रिसर्च टुगेदर। यानी जो बायोकेमिस्ट्री है ये बहुत क्लियर आउट नहीं है। यानी बायोकेमिस्ट्री, अदर साइंस और डिसिप्लिन्स ये सब अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इन्हें कोलैबोरेट करना पड़ता है साथ में। इन सभी ब्रांचेस को साथ में ला करके काम करना पड़ता है। हम किसके लिए? कम्युनिटी फार्मेसी के लिए। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो फार्मास्यूटिक्स होता है, जो डोज, फार्मूलेशन, पैकेजिंग बताता है, मेडिकल केमिस्ट्री मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है जो मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते, फार्माकोग्नोसी होती है जो मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताती है, फार्मेसी प्रैक्टिस होते हैं जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होते हैं, फिर एक आ जाता है हमारा बायो केमिस्ट्री जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इनका इफ़ेक्ट कैसे होगा। ये सब अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। ये चीज़ें बहुत क्लियर नहीं है इनको, फिर भी इन सबको कोलैबोरेट करना पड़ता है, एक साथ आकर के काम करना पड़ता है, तब जा कर के क्या हो पाता है, हमारी कम्युनिटी फार्मेसी कंप्लीट हो पाती है। इसके अलावा एक और डिसिप्लिन्स है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी क्या आपको बता दिया गया, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज समटाइम कंसिडर्ड अ फोर्थ फार्माकोलॉजी इज समटाइम्स कंसिडर्ड अ फोर्थ डिसिप्लिन्स। तो फार्माकोलॉजी को क्या मान लेते हैं, कंसिडर्ड मतलब मान लिया जाता है फोर्थ डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी का। ऑल दो फार्माकोलॉजी इज इसेंशियल टू द स्टडी ऑफ फार्मेसी। यद्यपि फार्माकोलॉजी ज़रूरी है, स्टडी ऑफ फार्मेसी के लिए ज़रूरी है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू फार्मेसी, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम फार्माकोलॉजी को क्या मान लेते हैं, फोर्थ डिसिप्लिन, क्योंकि ये ज़रूरी है लेकिन उतना भी ज़रूरी नहीं है। देयरफॉर इट इज़ यूजुअली कंसिडर्ड टू बी अ फील्ड ऑफ द बॉर्डर साइंस, इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं, बॉर्डर ऑफ साइंस भी कह देते हैं। अर्थात इसे फार्मेसी का क्या बोलते हैं, फार्मेसी का एक बॉर्डर भी माना जा सकता है। कम्युनिटी फार्मेसीज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ रिटेल स्टोर फ्रंट विथ अ डिस्पेंसरी वेयर मेडिकेशंस आर स्टोर्ड एंड डिस्पेंस्ड। कम्युनिटी फार्मेसी का, कम्युनिटी का मतलब होता है कम्युनिटी मतलब जहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं, यानी कम्युनिटी फार्मेसी, यानी कई पर सारी फार्मेसीज हों, कई सारी दवा की दुकानें हों। कंसिस्ट ऑफ आ रिटेल स्टोर फ्रंट, वो क्या होता है, एक रिटेल स्टोर होते हैं। रिटेल स्टोर का मीन्स यहाँ हो जाएगा हमारा जो फुटकर विक्रेता होते हैं, यानी जहाँ पर हम जा कर के पर्ची दिखाएं 2-4 दवा, 4 दवा, 6 दवा, 1 दवा ले सकते हैं। विथ अ डिस्पेंस वेयर मेडिकेशंस आर स्टोर एंड डिस्पेंस। अब रिटेल स्टोर फ्रंट क्या होता है, जहाँ पर मेडिकेशंस भी होता है, यानी दवाई भी दी जाती है, आर स्टोर्ड एंड डिस्पेंस, और जहाँ पर दवाएं स्टोर भी की जाती हैं, डिस्पेंस मीन्स बांटी जाती हैं या दी जाती हैं। डिस्पेंसरी इज सब्जेक्ट टू फार्मेसी लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होता है, लॉ होता है, नियम कानून होता है, जिसके थ्रू हम फार्मेसी खोलते हैं। विथ रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरेज कंडीशन कंपलसरी टेक्स्ट, जिसमें हमें कुछ स्टोर करने के लिए कंडीशन दी जाती है कि आपका जो फार्मेसी की दुकान होगी आपको इस इतने एरिया का होना चाहिए, लिमिटेशन होता है कि इससे छोटा नहीं होना चाहिए। साथ में कंपलसरी टेक्स्ट मीन्स क्या होता है, रिक्वायर्ड नॉलेज, यानी दवा की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, आपके पास इक्विपमेंट जैसे आपके मेडिकल स्टोर में फ्रिज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जो डिस्पेंसरी होती है वो टू फार्मेसी लेजिस्लेशन, वो फार्मेसी के नियम कानून पर चलती है। जैसे आपके पास रिक्वायरमेंट स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए, कितनी आप दवा रख सकते हैं, कितना स्पेस होना चाहिए, साथ में बताया कंपलसरी टेक्स्ट, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए मेडिसिन बोर्ड में, आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए। इट वॉज वंस द केस दैट फार्मासिस्ट स्टे
विद इन द डिस्पेंसरी कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग मेडिसिन। जब एक फार्मासिस्ट क्या कर लेता है, अपनी डिस्पेंसरी को स्टे कर लेता है, एक जगह रख लेता है, फिक्स कर लेता है, और वो क्या करने लगता है, मेडिसिन को डिस्पेंस करने लगता है, दवा देने लगता है। देयर हैज़ बीन अ इंक्रीजिंग ट्रेंड, तो एक ट्रेंड बन जाता है टूवर्ड द यूज ऑफ ट्रेंड फार्मेसी टेक्नीशियन, अर्थात जिनकी जो डिस्पेंसरी चल जाती है उनको एक ट्रेंड फार्मेसी टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है जो उनका हाथ बटा सके। जैसे आप मेडिकल स्टोर में जाते होंगे, एक मेन फार्मासिस्ट होता होगा, उनके साथ कई टेक्नीशियंस काम करते, कई और लोग उनके साथ जुड़े होते हैं जो दवा देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, वाइल द फार्मासिस्ट स्पेंड मोर टाइम कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट्स, तो जब वो टेक्नीशियंस होंगे वो दवा देंगे, और जो मेन फार्मासिस्ट होगा वो अपना समय और स्पेंड कर पाएगा, दूसरों को दे पाएगा जो अदर पेशेंट्स वहाँ पर होंगे। ऑल फार्मेसीज आर रिक्वायर्ड टू हैव अ फार्मासिस्ट ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी का क्या मतलब होगा, यहाँ पर आपको मैं पहले, जो फार्मासिस्ट रेगुलर हो, मतलब अपनी दुकान पर मौजूद, all times when open. In many jurisdictions, it is also a requirement that the owner of a pharmacy must be a registered pharmacist, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RPS भी लिखते हैं। This latter requirement has been revoked in many jurisdictions such that many retailers, including supermarkets and mass merchandisers, now include a pharmacy as a department of their store. Likewise, many pharmacies are now rather grocery store-like in their design. In addition to medicine and prescription, many now sell a diverse arrangement of additional household items such as cosmetics, shampoo, office supplies, confectionery and snack food. तो इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, मीनिंग हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑल फार्मेसीज़ आर रिक्वायर्ड टू हैव अ फार्मासिस्ट, यानी जितनी भी फार्मेसीज़ होती हैं, जितनी भी दुकानें होती हैं, उन पे एक क्या होने चाहिए, फार्मासिस्ट होने चाहिए जो ऑन ड्यूटी हो, जो समय पर ड्यूटी आते हैं, ऑल टाइम है ओपन, जब से ओपन हो जाए उसी समय से वो फार्मासिस्ट वहाँ पर बैठने लगे। इन मेनी ज्यूरिसडिक्शंस, यानी बहुत से नियम कानून ऐसा भी आया है, इट इज़ आल्सो रिक्वायरमेंट दैट द ओनर ऑफ अ फार्मेसी मस्ट बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और बहुत से ज्यूरिसडिक्शंस यानी रूल्स में ऐसा है कि जो फार्मेसी का मालिक है वह खुद फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर्ड हो। दिस लेटर रिक्वायरमेंट हैज़ बीन रिवोक्ड, रिवोक्ड मीन्स रद्द करना, हटा देना। इन मेनी ज्यूरिसडिक्शंस में से हटा दिए गए, सच दैट मेनी रिटेलर्स इंक्लूड सुपरमार्केट एंड मास मर्चेंडाइजर्स। मास मर्चेंडाइजर्स क्या होते हैं, एक मार्केट रिटेलर जो कई तरह के सामान रखते हो, एक बड़े पैमाने पर जिनकी दुकान होती है। नाउ इंक्लूड अ फार्मेसी एज अ डिपार्टमेंट ऑफ देयर स्टोर। बाद में कुछ रिक्वायरमेंट रद्द कर दिए गए हैं ज्यूरिसडिक्शन से। अब रिटेलर दवा के साथ साथ दुकान जैसा काम कर सकते हैं, यानी दवा के साथ साथ कॉस्मेटिक चीज़ें भी बेच सकते हैं, जैसे सोप, ऑयल, फेस वॉश, पैम्पर, सिटीसी। इस तरह फार्मेसी एक सुपर मार्केट बन चुका है, या मास मर्चेंडाइजर्स फार्मेसी यानी सुपर मार्केट बन चुका है, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें अब बेचने लगे हैं। आप देख सकते हैं अपने आसपास की दुकानों पर कि वो शैम्पू, कॉस्मेटिक चीज़ें भी यूज कर रहे हैं, अब बेचने लगे हैं। लाइकवाइज मैनी फार्मेसीज आर नाउ रेदर ग्रोसरी स्टोर लाइक इन देयर डिजाइनिंग, और बहुत से फार्मेसी अब कैसा दिखने लगा है, जैसे एक ग्रोसरी स्टोर होता है, एक किराने की जो स्टोर होती है उस तरह की उनके डिज़ाइन हो गई हैं। In addition to medicine and prescriptions, many now sell a diverse arrangement of additional household items such as cosmetics, shampoo, office supply, confectionery and snacks food. बहुत सी फार्मेसी जो डिज़ाइन कैसे ग्रोसरी की तरह हो गई हैं, वो मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन के अलावा उनका जो सिस्टम ऐसा बन गया है जिसमें घरेलू सामान भी अब उपलब्ध हो गए हैं, जैसे कॉस्मेटिक, शैम्पू, ऑफिस की चीज़ें, कॉन्फेक्शनरी मतलब मिठाइयाँ, स्नैक फूड, चिप्स। आप देख लीजिए, जब आपके पास 1-2 रुपये नहीं होता तो उठा के आपको टॉफ़ी पकड़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें ऐड कर दी गई हैं, एडिशनल हो गई हैं प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ।
The role of the public health pharmacist continue to define the provisions of public health pharmacy services common places today. Any person can enter a community pharmacy to seek drug information and obtain assistance in selecting non-prescription medicine to care of for common ailments. Any institution healthcare worker can request pharmacist consultation for therapeutic drug monitoring or drug information. Few healthcare professionals routinely offer free services to the public, as do pharmacists. Pharmacists have been providing public health services for decades and with greater frequency at present during the pharmaceutical era paradigm. रोल ऑफ द पब्लिक हेल्थ फार्मासिस्ट कंटिन्यू टू बी डिफाइंड, यानी फार्मासिस्ट जो पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए लगे हैं उनके रोल को, उनके बारे में आज भी कंटिन्यू डिफाइन किया जा रहा है कि इनको कैसे डिफाइन करें। द प्रोविज़न मतलब प्रावधान, रेगुलेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ फार्मेसी सर्विसेज इज़ कॉमन प्लेसेस टुडे। जो पब्लिक हेल्थ का प्रावधान है, जो सेवाएं फार्मासिस्ट द्वारा दी जा रही हैं, वो आज आम बात हो गई और आपको हर जगह मिल सकता है। आप बहुत से फार्मेसी की दुकानें अपने मार्केट में देख सकते हैं। एनी पर्सन कैन एंटर अ कम्युनिटी फार्मेसी टू सीक ड्रग इंफॉर्मेशन एंड ऑब्टेन असिस्टेंस इन सेलेक्टिंग नॉन प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन टू केयर फॉर कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपकी आम बीमारी जैसे बुखार, सर दर्द। और सीक क्या होता है? सीक मीन्स क्या होता है? लेना, पाना। और नॉन प्रेस्क्रिप्शन जो डॉक्टर की सलाह से नहीं लेते हैं, जैसे हम बुखार उखार की दवा खुद ही जा कर के मेडिसिन की दुकान पर, शॉप पर ले लेते हैं। आजकल दर्द के लिए बहुत सारी दवाएं हैं। अर्थात आजकल कोई भी व्यक्ति कम्युनिटी फार्मेसी में जाकर, यानी फार्मेसी की दुकान पर जाकर दवा की जानकारी ले सकता है और कॉमन बीमारी जैसे बुखार, जुकाम, सर दर्द की दवा जो डॉक्टर ने ना लिखा हो उसे लेने में फार्मासिस्ट की हेल्प ले सकता है। Any institutional healthcare worker can request pharmacist consultation for therapeutic drug monitoring or drug information। और कोई हेल्थ केयर वर्कर यानी जो दवाओं की देख रेख करता है, वह फार्मासिस्ट से परामर्श ले सकता है दवा की जानकारी के लिए, या दवाओं की निगरानी कैसे करें इसकी जानकारी ले सकता है। किससे? फार्मासिस्ट। Few healthcare professionals routinely offer free सर्विसेज टू द पब्लिक एज टू फार्मा। कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स लोग हैं जो डेली दवाओं के काम से जुड़े हैं, वे लोगों को फार्मासिस्ट की तरह पब्लिक को भी क्या दे रहे हैं? फ्री सेवाएं दे रहे हैं, यानी दवा की जानकारी दे रहे हैं, उनको भी गाइड कर दे रहे हैं। फार्मासिस्ट्स हैव बीन प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज फॉर डिकेड मतलब कई वर्षों से, यानी 10 वर्षों से अधिक, एंड विथ ग्रेटर फ्रिक्वेंसी एट प्रेजेंट ड्यूरिंग द फार्मास्यूटिकल एरा पैराडिम। तो यहाँ पर पैराडिम आप जान लें क्या होता है। पैराडिम मीन्स होता है मिसाल बन गया, और एरा मीन्स युग का। फार्मासिस्ट्स कई दशकों से पब्लिक हेल्थ की सेवाएं दे रहे हैं, पब्लिक हेल्थ में सेवाएं दे रहे हैं और लगातार फार्मास्यूटिकल युग के मिसाल बने हैं। फार्मास्यूटिकल क्या है? रिलेटिंग टू फार्मेसी, जो फार्मेसी से जुड़े हुए हैं उनके लिए फार्मासिस्ट एक मिसाल बन चुके हैं। Historically, pharmacists are among the most trusted healthcare professionals as a result of the services they provide to society. Pharmacists working in all aspects of healthcare should incorporate public service into their practices for personal rewarded advancement of the professions and civic duty. In the case of macro-level pharmacists, a wide breadth and depth of knowledge is required, which derives from the highly varied nature of their work, usually requiring considerable administrative and organization skill and often a further qualification. हिस्टोरिकल फार्मासिस्ट्स आर एमंग मतलब सभी में, द मोस्ट ट्रस्टेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी जो फार्मासिस्ट होते हैं वो मेडिकल पर्सन में सबसे भरोसेमंद प्रोफेशनल हेल्थ केयर पर्सन होते हैं।
एज ए रिजल्ट ऑफ सर्विसेज दे प्रोवाइड टू सोसाइटी, जो सोसाइटी को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि सही दवा चुन कर देना इन्हीं का प्रोफेशन होता है। वर्किंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर should incorporate public service into their practices for person rewards advancement of professional and civic duty। civic duty क्या होता है, नागरिक कर्तव्य यानी लोगों के लिए, और एडवांसमेंट मतलब तरक्की, इनकॉर्पोरेटेड मतलब शामिल किया गया है। अर्थात फार्मासिस्ट को पर्सनल रिवार्ड अर्थात अपने आप को मोटिवेशनल होना चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट हेल्थ केयर के सभी पार्ट में, यहाँ तक पब्लिक सर्विस में जो भूमिका निभाते हैं, प्रोफेशन की तरक्की में भी इनकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि ये दवा देते हैं और क्या होता है, इस प्रोफेशन का मेडिकल लाइन की तरक्की होती है और ये अपना एक तरह से नागरिक सिविक ड्यूटी भी निभा रहे हैं। तो ये सब कुछ किस में शामिल है, एक फार्मासिस्ट में। यानी ये क्या हो गया, फार्मासिस्ट वर्क इन ऑल एस्पेक्ट्स हेल्थ केयर शुड इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक सर्विस, ये सब कुछ इन्हीं में समाहित है। तो क्या उन्हें पर्सनल रिवार्डेड होना चाहिए, क्योंकि ये सिविक ड्यूटी भी देते हैं और एडवांसमेंट ऑफ प्रोफेशन भी होते हैं। यही सब रीज़न है जो इनको खुद को रिवार्ड देना चाहिए। इन द केस ऑफ मैक्रो लेवल फार्मासिस्ट, मैक्रो लेवल फार्मासिस्ट क्या होता है, जो मेडिसिन की जानकारी हुई लेकिन हाई लेवल पर, वो कैसे बनी है, क्या कंपोजिशन है, किस टाइम पर यूज़, यानी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए मेडिसिन के बारे में, यानी माइक्रो लेवल फार्मासिस्ट। अ वाइड ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, यानी जो माइक्रो लेवल के फार्मासिस्ट होते हैं उनको क्या होना चाहिए, उन जाने के लिए उनको बहुत अच्छे यानी एक हाई एजुकेशन होनी चाहिए और किसी चीज़ की डीप नॉलेज होनी चाहिए, तब जा कर के आप क्या हो सकेंगे, एक माइक्रो लेवल फार्मासिस्ट बन सकेंगे। विच डिराइव्स फ्रॉम द हाईली वेरिड नेचर ऑफ देयर वर्क, और डीप नॉलेज तभी मिलेगा जब आप अपने काम को डिफरेंट कैरेक्टर से यानी वेरिड नेचर से, अलग अलग चीज़ों से देखेंगे और भली भांति उसको समझेंगे। ज़्यादातर इसमें जो मैक्रो लेवल फार्मासिस्ट है, ज़्यादातर प्रशासनिक स्तर के लोगों की मांग होती है इसमें, मतलब किन की मांग होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन की मांग होती है, यानी माइक्रो लेवल फार्मासिस्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन की डिमांड होती है। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल, या फिर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेडिसिन की, यानी जो दवा बनाने की कंपनियों में जो काम की हो, ऐसे लोगों की माइक्रो लेवल फार्मासिस्ट पर ज़्यादा डिमांड होती है। ऑर्गेनाइजेशन स्किल एंड ऑफन ए फर्दर क्वालिफिकेशन, यानी वो किसी रनिंग ऑर्गेनाइजेशन में कार्य किए हों और किसी विशेष काम में क्या हों, वो बिल्कुल निपुण हों और उनके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को माइक्रो लेवल पर हायर किया जाता है। दिस पोजेस अ प्रॉब्लम फॉर फार्मेसी एजुकेटर, फार्मेसी एजुकेटर मतलब जो फार्मेसी पढ़ाते हैं, हु माइट विश टू एक्सपोज, बढ़ावा देने चाहते देयर स्टूडेंट्स टू माइक्रो लेवल रोल्स, while the trend in pharmacy education has been away from the drug as a product, it has not been toward administrative and organizational skill but toward clinical pharmacy practice. Historical education in pharmacy administration concentrated on drug store management, marketing and perhaps accounting. No attention has been given to teaching undergraduate the skill they need to work in health planning. Agencies monitor state medical drug programs, provide in-service education, develop health promotional materials, plan community health campaigns, or any of the other specialized tasks performed by the pharmacists at the macro level. दिस पोज अ प्रॉब्लम, पोज मीन्स बन गया, मतलब प्रॉब्लम फॉर फार्मेसी एजुकेटर के लिए एक प्रॉब्लम बन गया। हु माइट विश, जो चाहते हैं, एक्सपोज बढ़ावा देना, देयर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को माइक्रो लेवल रोल्स पर, यानी जो एजुकेटर्स होते हैं जो फार्मेसी पढ़ाते हैं वो चाहते हैं कि जो फार्मासिस्ट हैं वो माइक्रो लेवल पर जाएँ। वाइल द ट्रेंड इन फार्मेसी एजुकेशन हैज़ बीन अवे फ्रॉम द ड्रग एज अ प्रोडक्ट, वाइल जबकि द ट्रेंड
जो रुझान है फार्मेसी में, फार्मेसी एजुकेशन का, कि वो क्या करें, ड्रग प्रोडक्ट को तैयार करें, वो हैज़ बीन अवे फ्रॉम मीन्स दूर हो गया। इट हैज़ नॉट बीन टूवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल, यहाँ तक कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशन स्किल यानी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने की तरफ नहीं है अब, बट टूवर्ड क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस, बल्कि आपको एक शॉप खोलनी है, फार्मेसी प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिशनर बनना है, बस इतने तक ही रह गया है। क्या होता है फार्मासिस्ट का रोल, एक मैक्रो लेवल पर होता है। हिस्टोरिकली एजुकेशन इन फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन कंसंट्रेटेड ऑन ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड परहैप्स अकाउंट। ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकली फार्मेसी जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासनिक वो थी चीज़ें थी फार्मेसी की, उनका जो एजुकेशन का जो ध्यान था वो क्या था कि ड्रग स्टोर मैनेजमेंट पर ध्यान दे, मार्केटिंग पर ध्यान दे और शायद अकाउंटिंग पर ध्यान दे। लेकिन इन सब चीज़ों से आजकल हम लोग दूर हैं, केवल क्या चाहते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। नो अटेंशन हैज़ बीन गिवन टू टीचिंग अंडर ग्रेजुएट द स्किल दे नीड टू वर्क इन हेल्थ प्लानिंग एजेंसी, मॉनिटर state medical drug programs, provide service education, develop health promotional material, plan community health campaign or any other specialized task performed by the pharmacist at the macro level। जो अंडर ग्रेजुएट छात्र, तो जो अंडर ग्रेजुएट छात्र होते हैं उनकी शिक्षा जो दी जा रही है उनको इतना ध्यान नहीं दिया गया है जिससे वे अपनी स्किल से एजेंसीज़ यानी बड़ी कंपनियों में काम करें, स्टेट लेवल पर ड्रग प्रोग्राम में भाग लें कि ये ड्रग्स का यूज क्या है, नई ड्रग्स के बारे में। और जो शिक्षा सेवा के लिए है, मतलब जो एजुकेटर के लिए, उसमें भी लोग नहीं जा रहे हैं। CSC PSC या किसी कम्युनिटी के लिए कोई स्वास्थ्य योजना बनाने में या अन्य कोई स्पेशल टास्क को सीखने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इनको नहीं सिखाया जा रहा है इन सब चीज़ों को, कि वो एक माइक्रो लेवल पर फार्मासिस्ट अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। लास्ट पैरा स्टार्ट करते हैं हम लोग। कम्युनिटी एक्टिविटीज़ सच एज स्पीकिंग टू ग्रुप ऑन हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, रेफरिंग patient to community agencies, participating in community based program on sexual transmitted disease, mental health, substance abuse, poisoning and cancer signals are not regular activities of practicing pharmacists. The most common activities related to the selection and proper use of drug products. Nevertheless, because of their number and places in the community, the incidence of individual act of disease prevention and health promotion by pharmacists is significant। एक कम्युनिटी एक्टिव होनी चाहिए जो हेल्थ से जुड़े मामलों पर लोगों से ग्रुप में बात करें, जो रोगी हों उन्हें एजेंसी, हॉस्पिटल और फार्मेसी में भेजना, सेक्स से फैलने वाली बीमारी, दिमागी स्वास्थ्य, अल्कोहल, जहर, कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं, संकेत होते हैं, जैसे बेस्ड प्रोग्राम में फार्मासिस्ट एक्टिव नहीं है। इन सब प्रोग्राम में फार्मासिस्ट एक्टिव नहीं है या इन प्रोग्राम में वो भाग नहीं लेते, केवल क्लिनिक का देखते हैं कि हमें मेडिकल स्टोर खोलना है। फार्मासिस्ट की जो कॉमन एक्टिविटी है वो है दवा का प्रॉपर यूज और दवाओं का सही सिलेक्शन। नेवरथलेस, फिर भी फार्मेसी की जो कम्युनिटी है उसमें जो फार्मासिस्ट का स्थान है और जो उनकी संख्या है वो डिजीज़ के प्रिवेंशन, रोकथाम तथा हेल्थ को प्रमोट करने के लिए व्यक्तिगत एक्ट है जो फार्मासिस्ट द्वारा होता है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात जो डिजीज़ से रोकथाम होते हैं, जो बीमारियों से बचाव होते हैं या जो हेल्थ को प्रमोट करना होता है, उसमें जो फार्मासिस्ट होता है उनका रोल बहुत ही सिग्निफिकेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आज यही चैप्टर ख़त्म करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।